नमस्कार दोस्तों। बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मनदीप पुनिया से। गांव सवेरा और हरियाणा में जिस तरह से जो पल पल की घटनाएं होती हैं, उनके सामने की जो कहानी है और उनके पर्दे के पीछे की जो कहानी है, इस पे बहुत पैनी निगाह रखने वाले पत्रकार मनदीप पुनिया हमारे साथ जुड़े हैं। मनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी दो जाने गई हैं और जिसपे आपने बहुत तीखी प्रतिक्रिया, बहुत पैनी प्रतिक्रिया की है, कैसे आज की तारीख में आप देख रहे हैं आईपीएस पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम करा लिया है और आज ही अंतिम संस्कार भी हो रहा है। यह डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। 8 दिन बाद आज आईपीएस पूरन कुमार के का जो पोस्टमार्टम हुआ है और अब शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसकी जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं कल जो एक और आत्महत्या की गई एएसआई संदीप लाठर द्वारा, उसके बाद उससे जोड़कर देखा जा रहा है। कल संदीप लाठर ने एक 5.5 मिनट का वीडियो बना के आत्महत्या की और उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाए और उसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया को क्लीन चिट दी। उनका 4 नोट का सुसाइड नोट भी था। उस सुसाइड नोट में 4 पन्ने के सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सूबे में करप्शन, जो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग रहा था और कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार हटा रहे थे, और उसमें उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। अब देखो, कुछ सवाल हैं। जैसे आईपीएस पूरन कुमार का मामला हमें पता है, उनकी जो टकराहट सरकार के साथ और जो शत्रुजीत कपूर हैं डीजीपी, उनके साथ उस टाइम बढ़ी जब किसान आंदोलन के समय उनको किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये किसानों का डेमोक्रेटिक राइट है ये किस आंदोलन समय करना। हुआ मनदीप? थोड़ा अगर साल का भी जिक्र करें आप तो अच्छा रहेगा। तो ये 2024 की बात है, जब खनौरी बॉर्डर का मामला बताया जा रहा है। जी। और उस समय जब उन्होंने कहा, और उसके बाद जो ये देखने को मिला कि 2024 में ही उन्होंने जो अनुसूचित जनजाति जाति और जनजाति पिछड़ा आयोग है, उसको एक जी। लेटर भी लिखा। और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए कि दलित अफसरों के साथ हरियाणा में भेदभाव हो रहे हैं, उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। वो लगातार दलित अफसरों के साथ जो भेदभाव हो रहे थे उसको लेकर वो 3 बार उन्होंने अलग अलग जगहों पे चिट्ठियां लिखी थी। वो सब भी हम सबको पता है। जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आईपीएस पूरन कुमार हैं, उनको उनके गनमैन को गिरफ्तार किया गया रोहतक। और जी। उनके गनमैन के ऊपर प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप लगाया गया उनके, कि वो जो बिजनेसमैन है उनसे पैसा वसूलते हैं। और वो आरोप लगाने उस केस के जो आईओ थे वो संदीप लाठर थे, जिन्होंने हत्या की, अपनी आत्महत्या की है, सुसाइड किया है एसआई ने। वो जी। उस केस में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे। अब ये मामला इतना, दोनों के दो आत्महत्याएं हुई, इन दोनों आत्महत्याओं के बाद ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि जो पहले ही पेचीदा था उसके बाद और मतलब जी। पेचीदा हो गया। इसमें कुछ सवाल इस बीच इन दोनों आत्महत्याओं के बाद उभरे हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या की काट के तौर पे ये दूसरी आत्महत्या हुई? दूसरा सवाल ये है कि अगर जैसे जो एएसआई संदीप लाठर थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्राणों की आहुति दे रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो अगर भ्रष्टाचार अगर पूरन कुमार कर रहे थे, वो तो उनकी तो मौत हो गई थी, उनके साथ ही भ्रष्टाचार की भी मौत हो जी। गई थी उस लिहाज से देखें। तो उनकी मौत के बाद सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? सारे लोग यही दूसरा सवाल मामला। पूछ हाँ, सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो सुसाइड कर ही चुके थे तब इनको करने की क्या जरूरत। और यहाँ दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन दो अहम लोगों को उन्होंने कहा कि वह ईमानदार हैं, तो क्या वे दो हाँ, ईमानदार व्यक्ति संदीप लाठर को बचा नहीं सकते थे या उनके आरोपों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे? इसे आप ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, उन्हीं के ही कार्यकाल में हरियाणा में 80 से ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं। हरियाणा की जेलों से गैंग्स चल रही हैं। छोटे थाने तहसीलों से लेकर मतलब छोटे छोटे शहरों में भी व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी वसूली जा रही है। हरियाणा के जो इवन सिद्धू मूसेवाला केस में भी जो शूटर गए थे वो हरियाणा से गए हुए थे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर बॉम्बे में हुआ, उसमें भी दो जो आरोपी थे वो हरियाणा के थे। तो इस लेवल पे हरियाणा में अभी क्राइम है।
और जो हरियाणा के बड़े गैंग्स के जो मालिक हैं वो सब विदेशों में भागे हुए हैं, और जो उनके गुर्गे हैं वो जेलों में हैं और कुछ बाहर है, ऐसे ऑपरेशन हो रहा है। तो ये तो बात आ गई शत्रुजीत कपूर की। शत्रुजीत कपूर के खास शागिर्द हैं नरेंद्र बिजरानिया, एसपी, और रोहतक के एसपी शत्रुजीत जो है। रोहतक के एसपी जो थे। और जी। उन्हीं के कहने पे ही एएसआई संदीप लाठर ने मुकदमा दर्ज किया था, और नरेंद्र बिजारनिया ने ही उस केस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। और उन दोनों का नाम, शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया का नाम, आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में है कि कैसे वो दोनों साजिश रच रहे थे पूरन कुमार के खिलाफ। तो ये तो बहुत क्लियर है। और उन्हीं दोनों का नाम लेकर संदीप कुमार लाठर कह रहे हैं कि ये तो बहुत ईमानदार अफसर हैं। हम्म। तो इस वजह से ये शक की सुई घूमती है। और दूसरा, संदीप लाठर की डेड बॉडी रख के वो जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए। हम्म। आईपीएस कुमार की पत्नी को क्यों गिरफ्तार किया जाए? वो तो पुलिस महकमे में अफसर भी नहीं है, वो तो आईएएस हैं, उनका तो कोई संदीप लाठर से वाह वास्ता भी नहीं रहा होगा। जी। आपने, लेकिन यहाँ पर हम मैं ये मानते। एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ कि इन सब घटनाक्रम जब चल रहा है, 7 तारीख को आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी जान दी, सुसाइड किया। हम्म। तब से लेकर आज की तारीख यानी 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक, हम्म। नायब सिंह सैनी की सरकार क्या कर रही थी, और वह किस तरह से इस पूरे प्रॉब्लम को हल करना चाह रही थी? क्योंकि कल राहुल गांधी मिलने गए अमननीत से, उनके परिवार से यानी पूरन कुमार के परिवार से, दोनों बेटियों से बातचीत हुई। उसके बाद चिराग पासवान और रामदास अठावले, जो दोनों मोदी सरकार में मंत्री हैं, वह भी गए। तो इतने दिन में क्या नायब सिंह सैनी क्या कर रहे थे? देखिए, नायब सिंह सैनी से जो आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए जो कमेटी बनी हुई थी उसकी मुलाकात हुई थी, और रामदास अठावले भी उस डेलीगेशन में मौजूद थे। तो जो उस वो डेलीगेशन जब मीटिंग के बाद बाहर निकला, उनमें से जो उस डेलीगेशन के एक मुख्य सदस्य थे संदीप वाल्मीकि, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने नायब सिंह सैनी को कहा कि आप डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सस्पेंड करके उनको अरेस्ट करिए। जी। तो उन्होंने तो उसी टाइम पे वहां पर राजेश खुल्लर नाम के एक अधिकारी बैठे थे, जो कि आईएएस थे, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको स्टेट में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा रखा है। वो मनोहर लाल खट्टर के समय में हम सबको पता है कि सबसे नंबर 1 आईएएस अधिकारी थे, उनके सबसे सारे काम वही करते थे। और उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। तो नायब सैनी चुप हो जाते हैं। तो दोबारा जो ये डेलीगेशन ये कहता है कि मुख्यमंत्री तो आप, आपको डिसीजन लेना, आप बताइए। तो दोबारा खुल्लर कहते हैं कि ये सब नहीं होगा, ये आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो नायब सैनी कहते हैं नीचे माथा करके कि मैं तो चपरासी की बदली भी नहीं कर सकता। सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई? ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो इससे ये साबित होता है कि राजेश खुल्लर कहीं ना कहीं सुपर सीएम के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, जो उस डेलीगेशन ने बाहर आके आरोप लगाया। जी। अब ऐसे में मतलब नायब सैनी सरकार, तो आपको समझ में आ गया कि क्या कर रही थी पूरे मामले में। हम्म। नायब सिंह सैनी सरकार ने सिर्फ एक ऑफर किया परिवार को, कोई जस्टिस की बात नहीं की, कोई शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की बात नहीं की, ये कह दिया कि हम तुम आपकी बेटी को डीएसपी लगा देंगे। अब जो पूरन कुमार की आत्म की जो हत्या, सांस्थानिक हत्या हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशनल आत्महत्या से मर्डर है, खुशी, हाँ। हाँ बिल्कुल। तो उस इंस्टीट्यूशनल मर्डर का जस्टिस उनकी बेटी को डीएसपी लगाना कैसे हो सकता है? वो तो जो उस मामले में जो अधिकारी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का मामला, तो उस जी। मामले में नायब सिंह सैनी सरकार विफल हुई। तो ये एक मामला है। अब कल क्या होता है कि कल जैसे ही संदीप लाठर की मौत होती है, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद वहां पर जो पहला लोट जो लोगों का पहुंचा, उसमें बीजेपी के वहां के लोकल लीडर्स थे जो सबसे पहले पहुंचे। रमेश बोर नाम उनका है, और वो बीजेपी के रोहतक के मुख्य चेहरे हैं। आज नायब सिंह सैनी सुबह पहुंच जाते हैं, तो वो भी हमें दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अब ये दूसरे, और उसमें जो सुसाइड नोट है उसमें बीजेपी की तारीफ कर रखी है जो संदीप लाठर है। तो ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और उन्होंने उनका गृह जिला जो था, उनका जो घर था वो जींद जिले में था, लेकिन उन्होंने सुसाइड किया उसी रोहतक में जहाँ के नरेंद्र बिजारनिया एसपी थे।
अच्छा, ये तो बताइए, ये हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं थोड़ा इसके बियॉन्ड जाकर आपसे पूछना चाहती हूँ कि हरियाणा में क्या दलित प्रभाव या दलित पॉलिटिक्स एक प्रभावशाली है? कि आपको लगता है कि अगर यह सुसाइड नहीं होता एएसआई का तो कुछ न्याय मिल सकता था? कितनी प्रभावशाली है दलितों की जो आवाज है हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में ये माना जाता है कि 22 से लेकर 25% तक दलित पॉपुलेशन है, जो कि एक बड़ा नंबर है। एक चौथाई कम से कम जो सूबे का दलित पॉपुलेशन का है। और दलित पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नाम भी हम सबको पता है। और जो जिस हिसाब से चिराग पासवान, रामदास अठावले और भी कई जो बड़े बड़े दलित लीडर्स हैं, सारे के सारे दलित लीडर्स देश के पहुंच रहे थे, उससे एक बात तो साफ थी कि दबाव तो बन रहा था। और आईपीएस पूर्ण, अगर ये ऐसा ही संदीप लाठर की आत्महत्या नहीं होती तो इसमें साफ तौर पर जो सूबे की सरकार थी, हरियाणा सरकार थी, वो घिरती हुई दिखाई दे रही थी। और उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि जब दलित अफसर ही सेफ नहीं है इनकी सरकार में, तो आम जो दलित परिवार वो कैसे सेफ होंगे। और दलित उसको लेकर उनकी गोलबंदी भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही संदीप लाठर की मौत हुई है, उसके बाद ऐसे लोग जो सक्रिय हो गए हरियाणा में, जिनका 2016 के बाद ये मामला रहा है कि जब भी सरकार गिरती है तो वो दो जातियों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं। तो वो अब देखा जा रहा है। इसको हरियाणा में जो पत्रकार वगैरह वो सब खुल्लर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। जी, खुल्लर मैं साहब वही ने इसका पूछना, इजाद क्योंकि किया था। आपने भी जो पोस्ट किया था उसमें खुल्लर हाँ। डॉक्ट्रिन की बात की थी। तो एक तो जो हरियाणा का पत्रकार या निवासी नहीं है उसके लिए खुल्लर डॉक्ट्रिन यानी क्या? खुल्लर डॉक्ट्रिन ये है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, उस समय से राजेश खुल्लर वहां पर एक सबसे मजबूत अधिकारी हैं। हरियाणा में जब भी किसी भी मुद्दे पर सरकार घिरती हुई दिखाई देती है तो उस मामले में जो सरकार है वो दो जातियों को आपस में लड़ा देती है। यानी कि लड़ाई तो सरकार के खिलाफ हो रही होती है, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो लड़ाई दो जातियों के बीच में बदल ऐसे जाती है। और कुछ सरकार मामले आप बता बीच में सकते हैं? हाँ, गणेश वाल्मीकि की 3-4 महीने पहले हिसार में 15 साल का एक वाल्मीकि लड़का था, उसको धक्का देकर पुलिस वालों ने मार दिया था छत से। और उसके ऊपर और आते आते वो जो मामला था वो वाल्मीकि वर्सेस जाट हो गया था, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी थे वो जाट थे। तो इन्होंने कुछ ऐसे जाट जो शत्रुजीत कपूर के, राजेश कुल्लर के नजदीक हैं, पंचायती किस्म के, उनको ये आगे भेज देते हैं और वो वहां पर जाटवाद फैला देते हैं। जाट वर्सेस दलित की लड़ाई करवा दी गई। जबकि उस मामले में गणेश जो वाल्मीकि थे, वो क्रिमिनल बता दिया गया, पता नहीं क्या 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 किया गया। जी, जाट आरक्षण आंदोलन, उसमें मनोहरलाल खट्टर गिर रहे थे, एक कम्युनिटी सड़कों के ऊपर थी, उसमें सैनी 2016 की कम्युनिटी बता को, रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसमें सैनी कम्युनिटी को आगे कर दिया गया, सैनी वर्सेस जाट कर दिया गया। उस समय 35 बना दिया गया उसके उसके बाद। और ऐसे ही पुलिस डिटेंशन में जब भी दलित लोगों की हत्या होती है, उस समय भी ऐसे ही ये दलित वर्सेस अदर्स कर देते हैं। तो ये अच्छा, किसान आंदोलन में जाट वर्सेस अदर कर दिया गया, पहलवान आंदोलन में जाट वर्सेस राजपूत कर दिया गया। तो ये मतलब जो लड़ाई सरकार के खिलाफ हो रही होती है उसको ये दो जातियों के बीच में बदल देते हैं। इसको खुला डॉक्ट्रिन हरियाणा में कहा जाता है और इसमें ये माहिर हैं। अब आप आगे कैसे देखते हैं? पोस्टमार्टम भी हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया। अब आगे क्या आपको दिखाई देता है कि किस दिशा में आईपीएस पूरण कुमार को न्याय मिलेगा और आईएएस एएसआई की जो उन्होंने जो अपनी जान दी है, वह मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इसमें तो अगर दो चीजें हम देखें इसमें, एक बात तो ये क्लियर है कि दोनों जो परिवार हैं, जो जिनके घरों से लोग मरे हैं, वो दोनों परिवार पीड़ित हैं। ठीक है। इसमें जो आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी है वो क्या मांग कर रही है? वो मांग कर रही है कि उनके पति ने सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर और बिजारनिया का नाम लिखा है, उनको आप अरेस्ट करिए। ठीक है। और परिवार को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल लगातार पूर्ण कुमार की पत्नी को बदनाम कर रही है, वो हम देख रहे हैं, उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। ये उनकी डिमांड है बस। अब जो डेड बॉडी संजय लाठर के परिवार वाले हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए। झोल यहां पर है, दोनों पीड़ित परिवार है, दोनों को फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए। एक परिवार तो कर रहा है, इस परिवार को भी करनी चाहिए। इसमें जो क्या मामले हुए हैं, ये एक दूसरा मामला है। मुझे लगता है कि इस मामले में जब तक एक
ऐसे लोगों का जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा जिनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है सोसाइटी में, उनको क्रेडिबल माना जाता है कि ये मामला रोहतक जुडिस्ट्रिक्शन में हुआ है। एएसआई संदीप का मामला, ये नरेंद्र बिजारनिया का ही सारा मामला है। जब देखो आप कितना शातिर मामला है कि जींद में जाके नहीं किया, क्योंकि जींद में जो एसपी है वो बेसिकली एंटी शत्रुजीत कैंप, एंटी नरेंद्र बिजारनिया कैंप है, इसलिए वो सुसाइड भी रोहतक में हुआ है। एक ये आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा जो मामला है कि जो भ्रष्टाचार का, जो जातिगत उत्पीड़न का, हरियाणा पुलिस में चल क्या रहा है? क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए कि ये जो इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं ये कैसे चल रही हैं? क्या ये पहले से चल रही हैं या और इनको बीजेपी सरकार का पूर्ण समर्थन हासिल है? देखिए, मेरे को लगता है कि सरकारें कोई भी हों, सारियों में ऐसा ही मामला रहना था। और हरियाणा क्योंकि जैसे महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा स्टेट आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, इनकी पोस्टिंग के लिए, इनको मलाईदार पोस्टिंग बोला जाता है पुलिस में, इनकी पोस्टिंग्स के लिए बोलियां लगती हैं। अब आप सोचिए, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, किसी भी अधिकारी को उठा के देख लीजिए, 100 करोड़ से कम की जो रकम है किसी के पास नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। आईएएस हरियाणा के जो हरियाणा में जो एक बार अफसर लग जाता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और ये करप्ट प्रैक्टिसेस लगातार कंटिन्यूटी में है। जब मैं कह रहा हूं कि 80 से ज्यादा गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं जेलों से, तो वो किसकी शय पे हो रहे हैं? पुलिस की शय पे हो रहे होंगे, पुलिस अफसरों की शय पे हो रहे होंगे। जी। और आपको मैं बताऊं कि हरियाणा में रेट निकला हुआ है हर एक क्राइम का। अगर 751 का पर्चा भी है जो कि गाली गलौज का और थप्पड़ चट्टू का होता है, उसमें भी 30,000 रुपए पुलिस वाले लेते हैं। ये रेट निकला हुआ है। ये हाल आज के समय में हरियाणा के पुलिस प्रशासन का है। हरियाणा में हर रोज व्यापारियों की हत्याएं होती हैं, हर रोज उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती है। यहाँ तक कि जो हरियाणा में वो जो फाजिलपुरिया गायक हैं, काफी बड़े गायक हैं, बॉलीवुड में भी उनके गाने रहे हैं, उनके ऊपर भी हमला हो गया था। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है छोटा लाऊं की, उसके प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार के हत्या कर दी गई, और एक गैंगस्टर द्वारा। तो ये सब हरियाणा में हो चुका है और हो रहा है लगातार। तो हरियाणा में पुलिस के लिहाज से, प्रशासन के लिहाज से काफी खराब स्थिति है। खूब भ्रष्टाचार हरियाणा में है। हरियाणा में जिस लेवल का भ्रष्टाचार है, भाषा जी, आप सोच भी नहीं सकती। मतलब अगर सारे अफसरों की जांच हो जाए, उसी में ही मतलब उनका जो पर्दाफाश है वो हो सकता है। लेकिन अभी तो लग नहीं रहा कि ऐसा तो कोई फिलहाल, जांच हाँ, होगी नहीं। फिलहाल ऐसा लगता है कि अब न्याय मिलना मुश्किल है पूरन कुमार का, और लग रहा है कि रोहित वेमुला की तरह ही वो न्याय के इंतजार में रहेंगे। ऐसा लग रहा है पूरे सिस्टम जिस तरह से है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, हमसे बात करने के लिए। बेबाक भाषा की तरफ से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।